हेलो क्लास। हम लोगों ने पिछले वीडियो में परमाणु संरचना से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तथा नाभिक के स्थायी कणों के बारे में हमने बात किया था और हमने उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज उससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। फर्स्ट तो डिस्कस का पॉइंट है कि परमाणु में ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल की बात करेंगे कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। सेकेंड इसमें बात करेंगे कक्ष क्या होते हैं। कक्ष के अंदर लेंगे हम कोष, उपकोष, इन सब का अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद मतलब ये ऑर्बिटल, कक्ष, कोष सब एक ही टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन कर लेंगे। दूसरा टॉपिक, इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी नाभिक के लिए क्वांटम संख्याओं का क्या रोल है, क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्वांटम संख्याओं के बाद पाउली का अपवर्जन नियम, हुर्ट्ज का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपभाव सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर्स के लिए, हमें क्वांटम नंबर्स निकालने के लिए आपभाव सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल मतलब कि किसी भी नाभिक के चारों ओर का वो त्रिविमीय क्षेत्र, 3 डायमेंशनल एरिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, ऑर्बिटल कहलाते हैं। मतलब किसी भी नाभिक के चारों ओर का वो त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं, ऑर्बिटल कहलाते हैं। ऑर्बिटल जैसे 1s, टोटल क्या कहलाएगा, एक कक्ष कहलाएगा, जिसमें 1 क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। मतलब 1 ऑर्बिटल है और टोटल 1s से क्या कहलाएगा, कक्ष कहलाएगा। जिसमें 1 को हम कोष भी बोलते हैं, कोष या इसी कहते हैं n, मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बात डिस्कस करेंगे। तो ऑर्बिटल मतलब कि किसी भी नाभिक के चारों ओर का वो त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ऑर्बिटल कहलाता है। और ऑर्बिटल होगा क्या, तो जैसे कोई 1s लिखा है तो इसमें जो 1 होगा ये ऑर्बिटल होगा, बाकी टोटल 1s जो होगा ये क्या कहलाएगा, कक्ष कहलाएगा। जैसे हमने बात करते हैं कक्षों की, k, l, m, n, कोई नाभिक है, इनके चारों ओर एक कक्ष है, k, l, m, n। तो जो k होता है वो पहला कक्ष होता है और ये केवल 1 का स्क्वायर मतलब 1 से ही बन के बना होता है, इसलिए इसका केवल क्या होता है, s होता है। l जो होता है वो 2 कक्षों से मिलकर बना होता है, तो इसके लिए जो उपकोण मतलब कक्षों की संख्या होती है 4 हो जाती है। और ये 4 कौन से संख्या होता है, s, फिर px, py, pj, इस तरह 4 कक्षों से मिलकर बनते हैं। तो ये k एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं, इनके लिए कोई जरूरत नहीं है निकालने की हमें। तो हमें केवल ये समझना था कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वो त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना
सबसे ज़्यादा होती है क्या कहलाते हैं? ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब ऑर्बिटल के बाद हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। क्वांटम संख्याएं क्वांटम नंबर्स तो क्वांटम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो किसी परमाणु में उपस्थित परमाणु ऑर्बिटल तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच में या इलेक्ट्रॉनों को वर्णित करती हैं या उनके बीच में विभेद बताती हैं। ऐसी संख्याएं कहलाती हैं क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं। क्वांटम नंबर्स मतलब वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित परमाणु ऑर्बिटल तथा इलेक्ट्रॉनों को परिभाषित करती हैं या वर्णित करती हैं या उनके बीच विभेद करती हैं, क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। क्वांटम नंबर्स को 4 तरीके से बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, मुख्य क्वांटम संख्या। सेकेंड, द्विगांशी क्वांटम संख्या। थर्ड, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और फोर्थ क्या है? फोर्थ, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, द्विगांशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या को एस से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अब बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या की बात करते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये वे संख्याएं होती हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के स्थिति का निर्धारण करती है कि वो किस कोष में उपस्थित है या किस कक्ष में उपस्थित है। इसका निर्धारण जो करती हैं उन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहा गया है। इन्हें स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कि वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करती हैं मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं द्विगांशी क्वांटम संख्या क्या कहलाती है। तो द्विगांशी क्वांटम संख्या मतलब ये स्मॉल एन की वैल्यू है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे हमें प्राप्त होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s में गया है, 1s2 मान लीजिए, जैसे हाइड्रोजन का कर रहे हैं, हाइड्रोजन 1s1 1s2 कर लेंगे। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो जो कक्ष में होगा, जिस कक्ष में मतलब जिस कोष में होगा, तो ये कोष की संख्या को प्रदर्शित करता है, कोष की संख्या। और कोष की संख्या ही इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है इसकी व्याख्या कौन करता है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति को परिभाषित करता है और इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं द्विगांशी क्वांटम संख्या क्या होती है। द्विगांशी क्वांटम संख्या, तो जो द्विगांशी क्वांटम संख्या होती है किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है, इलेक्ट्रॉन के लिए उपकोष को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गया है इसको प्रदर्शित करती है, उपकोष को। सपोज करें जैसे यहाँ पे लिखा हो लास्ट में इलेक्ट्रॉन 3d5 ऐसे कुछ दिया जाए, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन d कोष में जाता है। तो यहाँ पे 3d जब 5 आता है तो यहाँ पे देखेंगे ये जो
न्यूमेरिक नंबर लिखे होते हैं n का मान है, इसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य कोष। मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य कोष या कोष कह सकते हैं। जो इसके तुरंत बाद अल्फाबेट के रूप में होगा उसे हम कहेंगे उपकोष। तो जो इलेक्ट्रॉन है, द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वह उपकक्ष या उपकोष को प्रदर्शित करती है। उपकोष की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं, इसे L से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल l से। और जो n का मान होता है, जो L का मान होता है, जो L का मान होता है वो n के मान पर डिपेंड करता है या उपकोष पर डिपेंड करता है। ये उपकोष S P D F ये उपकोष है। तो L का मान जो होगा S के कोष के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए क्या होगा 3 होगा। तो इन L के मानों को हमें याद रखना है कि L के मान क्या होते हैं। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। अब बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की। चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ये क्वांटम संख्या चुंबकीय गुणों की विवेचना करती है। किसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी भी परमाणु के चुंबकीय गुणों की विवेचना की जाती है। ये परमाणु में उपस्थित एक उपकक्ष के चुंबकीय गुणों को निर्धारित करता है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और जो स्मॉल m के मान होते हैं वो L के मान पर, मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर डिपेंड करते हैं। जो L के मान होते हैं वो +L से -L तक होते हैं, +L से -L तक, या कहीं कहीं तुम्हें ऐसा भी दिया होगा कि -L से +L तक। तो m के मान इस तरह होते हैं। जैसे m का मान 0 है तो m का मान क्या होगा 0 होगा। यदि m का मान 1 है तो m का मान क्या हो जाएगा, तो +1 से -1 तक, मतलब +1 0 -1। यदि L का मान 2 है तो m का मान क्या होगा, तो m का मान हो जाएगा +2 +1 0 -1 -2। या L का मान 3 है तो m का मान क्या हो जाएगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। मींस L पर, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि जो m का मान होगा वो 2l + 1 के इक्वल होता है। 2l + 1 के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो m का मान क्या होगा, यहाँ m का मान 0 आएगा, 1 मान आएगा, यहाँ पे m के कितने मान आ जाएंगे, 3 मान आ जाएंगे। 2l + 1 करेंगे, यहाँ से m के मान कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, m का मान तो 5 मान आ जाएंगे, 5 आ रहे हैं। यहाँ m का मान 3 रखेंगे तो m के मान कितने आ जाएंगे 7। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होगा वो m = l + 1 कह सकते हैं। मतलब कि m के संभावित मान कितने आ सकते हैं, तो उनके लिए हम 2l + 1 करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या की। चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर्स। जो स्पिन क्वांटम नंबर्स होती हैं
प्रदर्शित करती हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के आधार पर इसके मान को हम निकाल सकते हैं। इसके आधार पर चक्रण क्वांटम संख्या का मान लिखते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। तो जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा पर डिपेंड करता है। यदि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा दक्षिणावर्त है, यदि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त है, तो इसका मान +12 होगा। यदि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा माइनस मतलब वामावर्त है, तो इसका मान -12 होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए और हमें पता होना चाहिए कि किसी कक्ष या कोश में, किसी कक्ष में केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उनके चक्रण की दिशा हमेशा क्या रहेगी? एक दूसरे के विपरीत रहेगी। एक कक्ष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एक उपकोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उनके चक्रण की दिशा हमेशा क्या रहेगी? एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। तो यदि चक्रण की दिशा दक्षिणावर्त है तो इसका मान +8, यदि चक्रण की दिशा वामावर्त है तो इसका मान क्या होगा? -7 होगा। अब क्वांटम नंबर्स निकालने से पहले हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखना होगा कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तो उसके बाद हम क्वांटम नंबर्स पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं में से कौन सा संभव है ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट दिया गया है यदि n = L = m = -2 और s = +8। पूछा जा रहा है यह समुच्चय संभव है नहीं, क्योंकि संभव है या नहीं ये बताना है। तो अब हमें देखना है कि n = अगर 2 दिया गया है, ठीक है, और L = कितना दिया गया है? 2। तो जो L का मान होता था, L का मान वो n-1 सदैव होता था। L का मान जो होता है वो n पर डिपेंड करता है, और n-1 होता है सदैव। क्योंकि अगर हम देखते थे 1s पहला ऑर्बिटल केवल s उपकोश से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका मान L का मान क्या होता था? इसके लिए 0, जबकि n का मान यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 के लिए 0 होता था। 2s 2p मतलब दूसरा उपकोष जो है n का मान 2 है, इसके लिए मैक्सिमम मान p का मान कितना आता था? 1। L का मान क्या होता था? 1। मतलब यहाँ पे n का मान जो है, L का मान वो n-1 होता है। तो यहाँ पे n का मान यहाँ पे n-1 करेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 1, जबकि यहाँ पे कितना दिया है? 2, इसलिए ये संभव नहीं है। तो लिख लेंगे क्योंकि L = n-1 संभव है। L का जो मान होता है वो n के मान पर डिपेंड करता है, और L = n-1 होता है, इसलिए L = n-1 करने पे L = 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे L = 2 दिया गया है, इसलिए ये संभव नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑर्बिटल की आकृतियों की। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। तो जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, गोलाकार। p ऑर्बिटल जो होता है, p ऑर्बिटल की डंबलाकार होती है, डंबलाकार। d ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो द्विडंबलाकार होती है, द्विडंबलाकार होती है। द्विडंबलाकार होती है। और
जो f ऑर्बिटल होता है उसकी आकृति जो होती है वो एक जटिल संरचना होती है, 3D में होती है, जिसको बोर्ड पे दिखा पाना बहुत कठिन है। इसे एक जटिल संरचना माना जाता है। तो जो s ऑर्बिटल होती है उसकी आकृति गोलाकार, p ऑर्बिटल जो होता है उसकी आकृति डंबलाकार, d ऑर्बिटल जो होता है उसकी आकृति द्विडंबलाकार, तथा जो f ऑर्बिटल होता है उसकी आकृति ऐसी होती है, वो जटिल एक संरचना होती है, 3D में होता है, जिसे बोर्ड पे नहीं दिखाया जा सकता। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, या पहले हुंड का नियम कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए, मतलब किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे या किसी उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को भरने के नियम दिया हुंड ने, और उस हुंड ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक उपकोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उपकक्ष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके लिए एक नियम प्रतिपादित किया हुंड ने, जिसे हुंड का नियम कहा गया। हुंड ने नियम दिया कि किसी उपकक्ष में विभिन्न ऑर्बिटलों में समावेशित इलेक्ट्रॉन यथासंभव अयुग्मित रहना पसंद करते हैं। मतलब कि अगर इसमें हम उपकोष देखें 1s होता है तो उसमें कितने उपकोष होते हैं, केवल एक s उपकोष, जबकि जब p ऑर्बिटल आता है 2 में आ जाते हैं तो 2s से अलग हो जाता है, और 2p में 3 ऑर्बिटल हो जाते हैं, 2px 2py 2pz, तभी तो ये कितने हो जाते हैं 4। अभी बताया था तुम्हें 2 का स्क्वायर करके 4 होता है, तो यहाँ पे कितने हो गए 4 हो गए नहीं। तो अब यहाँ पे हुंड ने नियम दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो अयुग्मित रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर सभी में एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है, सभी में, अब जैसे ये उपकोष है, इस p उपकोष था, तो p उपकोष में यदि सभी में एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना प्रारंभ करता है, और इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक सभी में एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाता है, ठीक है। और युग्मन तभी प्रारंभ होगा जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और सभी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उपकोष में 2। तो उपकक्ष के सभी ऑर्बिटल एकल समावेशित हो गए हैं, मतलब तभी युग्मन प्रारंभ होगा जब उपकक्ष के सभी ऑर्बिटल जितने हैं ये सब क्या हो, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुका हो, तब इनका युग्मन प्रारंभ होगा, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। ये हुंड का नियम था। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि किसी भी किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, मतलब किसी परमाणु की 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि n l m के मान समान होंगे तो s के मान में भिन्नता पाई जाएगी। ऐसा नियम प्रतिपादित किया पाउली ने, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहा गया। पाउली का अपवर्जन नियम मतलब पाउली ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक नियम दिया। इस नियम के द्वारा उन्होंने बताया कि किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान संभव नहीं हो सकते। मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। ये था पाउली का अपवर्जन नियम। मतलब कि किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होते। यदि n मुख्य क्वांटम संख्या, l द्विघांसी क्वांटम संख्या, m चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n l m के मान समान है, तो s का मान भिन्न होगा।
कोई परमाणु है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये पांचवा है और ये छठा इलेक्ट्रॉन है। पांचवा इलेक्ट्रॉन है, छठा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है, इसे कह सकते हैं हम, ये पहला है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, इसे चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इनके लिए पाउली के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या में मान निकालते हैं। जैसे हम तीसरे व छठे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान निकालते हैं, क्योंकि एक ही परमाणु के हैं तो यहाँ पे इसका +1 0 -1, ठीक, कुछ भी होगा एल का मान। एल का मान क्या होता है? जो एल का मान होता है वो होता है +n से -l तक। तो +n से -l तक मतलब कि एल का मान कहीं ना कहीं हमारा कितना रहा होगा 1। एल का मान अगर 1 रहा होगा तो एल का मान कितना रहा होगा 2। चूंकि क्या होता है n इक्वल होता है n-1, मतलब l इक्वल n+1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखेंगे, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो n का मान तो 2 है, l का मान 1 है, m का मान कितना है? m का मान -1 वाले में गया तो -1 है, और s का मान, तो इसके चक्रण की दिशा क्या है? ऊपर की ओर है, दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त होगा तो हमने बताया था इसका मान क्या होगा? +12। तो ये तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। जबकि हम छठे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, जो छठवां इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी परमाणु का है, तो इसके लिए जब हम देखेंगे छठे इलेक्ट्रॉन के लिए तो n का मान कितना है? 2 रहेगा, l का मान 1 रहेगा, m का मान भी -1 है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो छठा इलेक्ट्रॉन है उसके चक्रण की दिशा क्या है? वामावर्त है, और जब भी चक्रण की दिशा वामावर्त होगी तो इसका मान क्या हो जाएगा? -7। यहाँ से हमने देखा कि यदि किसी एक ही परमाणु के 2 भिन्न-भिन्न इलेक्ट्रॉनों के लिए n और m के मान तो समान हो सकते हैं, लेकिन इसके मान में भिन्नता होगी। यही नियम दिया था पाउली ने। पाउली ने यही बताया था कि किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि n और m के मान समान होंगे तो इसके मान में भिन्नता पाई जाएगी। ठीक, तो आज की क्लास में इन्हीं टॉपिकों को हमने डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम आपको बहुत सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे। थैंक यू।